विद्यार्थियों, इससे पूर्व हमने सिस्मोंडी के आर्थिक विचारों का अध्ययन किया था और आज हम रॉबर्ट ओवन का अध्ययन करेंगे। सिस्मोंडी, रॉबर्ट ओवन, चार्ल्स फूरिये, इन सभी को समाजवादी विचारक माना जाता है और रॉबर्ट ओवन को सहयोगवाद का विचारक माना जाता है। जो सहयोग शब्द है वो सहयोगवाद से ही बना है। सहयोग का अभिप्राय होता है मिलजुल कर कार्य करना। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में कुछ ऐसे विद्वान हुए हैं जिनका ये विश्वास था कि सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए प्रारंभ में एक योजना बना ली जाए और बाद में जितने भी लोग इस योजना से सहमत हो वे इस योजना में शामिल होकर के काम करेंगे। उनका ऐसा करने का जो मुख्य उद्देश्य था वो समाज की समस्याएं हल करना था। तो इन विचारकों के अनुसार यह एक ऐच्छिक संगठन होगा और ऐसी विचारधारा वाले लोगों के इस संगठन को सहयोगी समाजवादी, एसोसिएटिव सोशलिस्ट कहा जाएगा। इस संप्रदाय के लोगों को सहयोगवाद की संज्ञा दी गई थी। सहयोगवाद साम्यवाद और व्यक्तिवाद के बीच की स्थिति है। इस संप्रदाय के प्रमुख विचारक जो हैं वो हैं रॉबर्ट ओवन, चार्ल्स फूरिये और लुई ब्लॉन्क। जो सहयोगवाद है उसके प्रमुख विद्वानों ने अपना जो समूचा ध्यान है वो सरकारी आंदोलनों पर केंद्रित किया था। उन्होंने देखा कि समाज में पूंजीपतियों के द्वारा श्रमिकों का शोषण किया जा रहा है और इससे धन के वितरण की असमानताएं बढ़ रही है। तो उनके अनुसार समाज में ये बुराई तभी दूर की जा सकती है जबकि लाभ की भावना को समाप्त कर दिया जाए। एक विशेष प्रकार के वातावरण को बना करके उत्पत्ति के साधनों के बीच तालमेल तथा सहयोग स्थापित किया जा सकता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उस समय के विद्वानों ने अपने अलग अलग विचार प्रस्तुत किए थे, परंतु उन सब के विचारों में कुछ ऐसी मान्यताएं हैं जो लगभग समान है और इन्हीं मान्यताओं को सहयोगी समाजवाद की विशेषता कहा जाता है, जिसमें व्यक्तिवाद है ना, वातावरण का प्रभाव, स्वतंत्र प्रतियोगिता का विरोध आदि ऐसी कुछ समानताएं हैं जो सहयोगवादियों में पाई जाती है। अन्य संप्रदाय और सहयोगवादियों में जो है भिन्नता थी, है ना। जैसे जो साइमन थे वो पूरे समाज को एक धागे में पिरोना चाहते थे। साइमन समाज को सुधारने के लिए समाजीकरण को उपयुक्त मानते थे, जबकि सहयोगवादी जो है सामाजिक व्यवस्था में सुधार के लिए समाजीकरण की अपेक्षा समुदाय के विचार को महत्व देते हैं। तो सहयोगवादियों का ऐसा विचार है कि समाज में हर प्रकार के विचारों के व्यक्ति होते हैं जिनमें आपसी तालमेल नहीं होता है। ऐसे व्यक्तियों को एक साथ मिला करके रखा गया तो इससे समस्या का समाधान नहीं होकर के एक नई समस्या पैदा हो सकती है। तो उनका सुझाव था कि समान विचारधारा वाले लोगों को मिला करके हमें एक समूह बना लेना चाहिए। इस समूह में सभी लोग समान विचारधारा के होंगे और वे लोग सब कार्य समान रूप से करेंगे। तो दूसरी तरफ उदारवादी जो संप्रदाय है उनका ऐसा मानना था कि व्यक्ति अपनी इच्छा पूर्वक स्वतंत्रता के साथ कार्य करता है, परंतु सहयोगीवादियों का विचार था कि कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़ करके व्यक्ति स्वेच्छा से कार्य नहीं कर सकता है। उनके अनुसार व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा उसका अस्तित्व तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक कि व्यक्ति के लिए नई परिस्थितियों का निर्माण नहीं हो जाता है। तो इस प्रकार से जो सहयोगवाद था उसका प्रारंभ हुआ। रॉबर्ट ओवन 14 मई 1971 को वेल्स के न्यू टाउन नामक स्थान पर उनका जन्म हुआ था। इनके पिता जो है वो पोस्ट मास्टर के पद पर कार्य करते थे। आर्थिक स्थिति इनकी सामान्य थी, फिर भी वो एक सम्मानित व्यक्ति थे। इसी कारण से ओवेन की जो है वो पढ़ाई लिखाई नहीं हो सकी और वह 9 वर्ष की अल्प आयु में ही स्कूल छोड़ करके एक दुकान पर काम करने लग गए थे। कुछ समय के बाद वो इस दुकान को छोड़ करके मैनचेस्टर चले गए, जहाँ उन्होंने एक सूती मिल में कताई का काम सीखा। 19 वर्ष की आयु में ओवेन ने अपने पिता से 100 पाउंड उधार लेकर अपना स्वयं का कार्य प्रारंभ किया। कुछ ही समय के बाद एक कपड़े की मिल में मैनेजर का स्थान रिक्त हुआ। ओवेन को वो पद भी मिल गया। उस समय जो है उनकी उम्र केवल 20 वर्ष थी। ओवन भले ही ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु उनमें प्रतिभा की कमी नहीं थी। अपने पद पर रहते हुए उन्होंने मील मालिक ड्रिंक वाटर को इतना अधिक प्रभावित कर लिया था कि उसने अपनी मील का चौथा हिस्सा ओवेन को दे दिया। ओवेन के जीवन की सबसे ये महत्वपूर्ण घटना थी।
जो व्यक्ति धनाभाव के कारण 9 वर्ष की अल्पायु में स्कूल छोड़ करके एक साधारण दुकान में झाड़ पोछे का कार्य करता था, वही व्यक्ति 20 वर्ष या लगभग 20.5 वर्ष की उम्र में मील का भागीदार बन गया। रॉबर्ट ओवन जो था, उनकी जो गरीबी है वो धीरे धीरे विदा होती रही। कुछ ही समय के बाद ओवेन के भाग्य का सितारा बुलंदी पर जा पहुंचा। न्यू लेनार्ड में डेल नामक सूती मील का स्वामी अपनी मील को बेचना चाहता था। उन्होंने रॉबर्ट ओवन की क्षमता, बुद्धि तथा कर्मठता से प्रभावित थे। उसने ओवेन के हाथ अपनी मील को तो बेचा ही, साथ ही अपनी लड़की के साथ ओवेन की शादी भी कर दी। शादी विवाह के बाद उनका जो जीवन है उसमें एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ। 30 वर्ष की अवस्था में पहुंचते ही रॉबर्ट ओवन न्यू लेनार्क मिल के मालिक हो गए। 1 वर्ष की अल्प अवधि में उसने कारखाने में अनेक सुधार किए और 10 वर्ष के अंतर्गत वह अपने सुधारों के लिए विश्वविख्यात व्यक्ति बन गया। उसने अपने कारखाने के मजदूरों के लिए जो सुधार प्रस्तुत किए वे आज भी अनेक संपन्न देशों द्वारा क्रियान्वित नहीं किए जा सके हैं। उसके सुधार कार्यक्रमों के आधार पर उसे समाजवादी कहा जाने लगा। उसने मजदूरों की शिक्षा, स्वास्थ्य, कार्य के घंटे, निवास, मनोरंजन आदि अनेक कार्यक्रमों को लागू किया था। उसके सुधार कार्यक्रमों को देख करके अन्य जो मील मालिक हैं वो उससे घृणा करने लगे थे। कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना था कि ओवन जो एक सनकी व्यक्ति है वह मजदूरों की आदतें खराब करने पर उतारू है। यही नहीं, उसके बारे में यह भी कहा जाने लगा था कि वह मजदूरों के ऊपर इतना धन व्यय करके दिवालिया हो सकता है। रॉबर्ट ओवन के बारे में कही गई बातें सत्य तो नहीं हो सकी, लेकिन हाँ, ओवन लगातार सुधार कार्यक्रमों में व्यस्त रहने लगे। उसने सुधार कार्यों पर व्यय करने के बाद भी 90,000 स्वर्ण मुद्रा अर्जित करके आलोचकों को ये बता दिया था कि लाभ शोषण से नहीं बल्कि सुधारों से भी प्राप्त किया जा सकता है। उसके सुधार कार्यक्रमों के कारण उसके मील में कभी भी जो है श्रम की समस्या उत्पन्न नहीं हुई थी। श्रमिकों के बीच भाईचारे की भावनाएं दिखाई देती थी। उसे श्रम समस्या के हल का मसीहा माना जाने लगा था। यही कारण है कि उस समय रूस, हॉलैंड तथा प्रसा के राजा भी श्रम समस्या के निदान के लिए ओवेन को अपने देशों में आमंत्रित करने लगे थे। ओवेन हमेशा से ही मानव समाज के लिए एक सुनहला स्वप्न देखता था। उसका अनुमान था कि यदि वातावरण को बदल दिया जाए तो पृथ्वी पर भी स्वर्ग को उतारा जा सकता है। तो उसके कार्य का केंद्र बिंदु समाज सुधार ही था। ओवेन ने 1815 की मंदी के समय ये देखा था और उसे महसूस किया था कि इस दुर्दशा के लिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ही उत्तरदायी है। तो वह अर्थव्यवस्था के स्वरूप को ही बदल डालना चाहता था। इस दशा में उसने अनेक प्रयोग किए, परंतु उचित सहयोग उसे नहीं मिल पाने के कारण उसके सारे प्रयोग असफल हो गए और इसी कारण से मजबूर होकर उसे ये लिखना पड़ा था कि मैं लंबे जीवन काल में व्यापार, उत्पादन और वाणिज्य के विभिन्न पहलुओं का अनुभव कर चुका हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि स्वार्थपूर्ण व्यवस्था के अंतर्गत श्रेष्ठ चरित्र निर्मित नहीं हो सकता है। तो 1815 से रॉबर्ट ओवन के जीवन का दूसरा अध्याय प्रारंभ होता है। उसने अमरत्व प्राप्त करने की दशा में अपने भरे पूरे व्यवसाय को त्याग करके तत्कालीन आर्थिक संगठन के दोषों की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया और अब वह सामूहिक उपनिवेशों के कार्य में जुट गया। उसने 1825 में अमेरिका के इंडियाना राज्य में न्यू हार्मनी नामक बस्ती बसाई थी। इस नई बस्ती में जो सुधार का कार्य किया गया उस पर उसकी संपत्ति का 80% भाग खर्च हो चुका था। स्कॉटलैंड के ऑर्बिस्टन में एक और नई बस्ती बसाई गई थी। उसके अतिरिक्त क्वीनवुड, रेलाइन आदि स्थानों पर भी उसने जो कार्यक्रम चलाए उनमें उसे सफलता तो नहीं मिली और उसने अपने जीवन भर की कमाई अपने इन असफल प्रयोगों में खर्च कर दी थी। 1832 में ओवेन के जीवन का तीसरा अध्याय श्रम संगठनों के निर्माण से प्रारंभ होता है। 1833 में उसने लाभ को समाप्त करने के लिए लंदन में नेशनल इक्विटेबल लेबर एक्सचेंज की स्थापना की, परंतु ओवन को यहाँ भी सफलता नहीं मिली। द ग्रांड नेशनल कॉन्सोलिडेट ट्रेड यूनियन की भी यही दशा हुई। अब वह अपने विचारों का प्रचार करने लगा, है ना। उसने उसके पश्चात अपने विचारों का प्रचार किया। जीवन के अंतिम दिनों में धनाभाव से पीड़ित होकर के धर्म विरोधी ओवेन आध्यात्मिकता की शरण में चला गया। उसका बाल्यकाल जिस प्रकार के अभाव में बीता था उसी प्रकार के अभाव में उसके जीवन का अंत भी हुआ। 1858 में 87 वर्ष की दीर्घजीवी
उम्र में ओवन की जीवन लीला समाप्त हो गई। रॉबर्ट ओवन ने जो ग्रंथ लिखे या जो विचार उसने अपने पुस्तकों में प्रकट किए, वो निम्नलिखित जो आपके स्क्रीन पर है, ए न्यू व्यू ऑफ सोसाइटी 1813 में लिखी गई, रिपोर्ट टू द कंट्री ऑफ लैंडमार्क 1821 में लिखी गई, द न्यू मॉरल वर्ल्ड 1834 में, और व्हाट इज सोशलिज्म 1841 में लिखा गया। तो इस प्रकार से रॉबर्ट ओवन ने पुस्तकों का निर्माण किया और उसका जीवन जो है वो एक निर्धन परिवार में पैदा होते हुए भी एक बहुत ही अमीर व्यक्ति बना और जीवन के अंतिम दिनों में वो आध्यात्मिकता की शरण में चला गया। उसने अपना पूरा जीवन श्रमिकों के जो है सुधार कार्यक्रमों में खर्च कर दिया। रॉबर्ट ओवन पर भी जो है बहुत से लोगों का और बहुत सी जो है उस समय की परिस्थितियों का प्रभाव पड़ा है, जैसा कि सारे पूर्व के विद्वानों पर भी पड़ा है। फ्रांस के चार्ल्स फूरियर के विचार जितने विचित्र थे, इंग्लैंड में उतने ही विचित्र विचार रॉबर्ट ओवन के भी थे। उसके विचारों के आधार पर उसे काल्पनिक विचारक कहा जा सकता है। नई बस्तियों को बसाने तथा श्रम बाजार संबंधी क्रियाकलापों के कारण उसे सहयोगी समाजवादी भी कहा जाता है। लाभ एवं व्यक्तिगत संपत्ति के उन्मूलन के संबंध में उसके विचार किसी समाजवादी से कम नहीं थे। तो वास्तव में उसे काल्पनिक विचारक कहना उपयुक्त होगा। उस पर जिन बातों का प्रभाव पड़ा था उनमें सबसे पहली थी आर्थिक मंदी। 1815 की आर्थिक मंदी की बर्बादी को ओवन ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था और उसने इसके लिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के वातावरण को दोषी माना था। दूसरा, इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति ने मजदूरों का भरपूर शोषण किया था। ओवन जो प्रारंभ में मजदूरों का सा जीवन बिता चुका था, मजदूरों के दुख दर्द से सहानुभूति रहने लगा था। और फिर व्यापार चक्रों के कारण लगातार कीमतों में अस्थिरता पैदा हो रही थी। कीमतें कभी घट रही थी, कभी बढ़ रही थी। व्यापार चक्रों का प्रभाव जहां एक और श्रमिकों को चोट पहुंचा रहा था, वहीं वह पूंजीपतियों को भी हानि पहुंचा रहा था। और फिर नेक्स्ट उसने कहा कि उस पर प्रभाव पड़ा आर्थिक अस्त व्यस्तता के कारण सामान्य व्यक्ति जो था उसका जीवन स्तर काफी गिर चुका था। व्यापारियों के बीच बहुत ही कड़ी प्रतिस्पर्धा चल रही थी। वे घटिया से घटिया माल को उपभोक्ताओं के हाथ में उधार बेचने में लगे हुए थे। फिर बड़े बड़े नगरों में धनी लोग ऊंची ब्याज दर पर रुपया उधार देते थे। लोग ऋण और ब्याज के भार से दबते जा रहे थे, तो उस पर ब्याज दर का भी प्रभाव पड़ा। आयरलैंड में बार बार अकाल पड़ रहे थे और अनाज के अभाव में लोगों का जीवित रहना मुश्किल हो गया था। तो अकाल का भी उसके जो है लेखों पर, उसके विचारों पर प्रभाव पड़ा। फिर सर्वहारा वर्ग का संघर्ष, लोगों का संघर्ष जो है वो जिंदा रहने के लिए जारी था। विशेष करके श्रमिक व ऋणी लोग अधिक संघर्षरत थे, उन्हें इस संघर्ष में सफलता नहीं मिल रही थी। सर्वहारा वर्ग के संघर्ष को ओवन ने अपनी आंखों से देखा था। तो इन सब बातों से आर्थिक मंदी, मजदूरों की दशा, कीमत में अस्थिरता, प्रतियोगिता, ब्याज दर, अकाल और सर्वहारा वर्ग का संघर्ष, ये बातें अकेले इंग्लैंड में नहीं थी, बल्कि पूरे यूरोप के लगभग सभी देश इनसे पीड़ित थे। प्रत्येक देश के विद्वान न्यूनाधिक रूप में इन समस्याओं के बारे में अपने अपने विचार दे रहे थे और इन सब बातों का ओवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। तो इस प्रकार से आज हमने रॉबर्ट ओवन के जीवन परिचय, सहयोगवाद एवं रॉबर्ट ओवन पर किन किन बातों का प्रभाव पड़ा उनका अध्ययन किया है।